अब ये अपना ऑर्डर 5 है। ऑर्डर 5 में हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ऑर्डर 5 इज अबाउट इशू एंड सर्विस ऑफ समन, इशू ऑफ समन्स। ये हमारा ऑर्डर 5 है। बाकी के ऑर्डर हम लोग ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 आज करेंगे। 6, 7, 8 ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ना, 6, 7, 8। तो 6 में हम लोगों ने प्लीडिंग देखा था, 7 में प्लेंट देखा था और एट 8 में हमने रिटर्न स्टेटमेंट देखा था। तो हम लोगों ने ये सारी चीजों में एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी कि समन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द बोथ पार्टीज, है ना। समन किस कौन कर रहा है, ऑब्वियसली देखा था हमारा केस विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द अनुज, इट मींस द प्लेंटिफ अनुज फॉर द रेंट। हमारे वही तीन इंपॉर्टेंट चीजें यदि हम लोग याद करें, क्या क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट हो गया। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप वाइज यदि बात करें तो हम लोग यदि ये बोले कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ था, है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किस में दिया हुआ है, ऑर्डर 26, ऑर्डर 4 में, और जो आपका सेक्शन थी वो सेक्शन 26 में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इन दोनों में ये सारी बातें हम लोगों को बताई गई थी कि भाई ये वाली प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगी अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप ये थी। तो सूट क्या होता था, इंस्टीट्यूट हो जाता था ऑर्डर 4 में और सेक्शन 26 में। ये तो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया था। बट हाउ द डिफेंडेंट शैल बी इंटीमेटेड, हाउ ही कैन नो दैट द सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट मी, उसे कैसे पता चलेगा कि सूट मेरे अगेंस्ट में फाइल कर दिया गया है, इंस्टीट्यूट कर दिया गया है बाय द प्लेंटिफ और अनुज हु इज आवर डिफेंडेंट। सो एंड द नीरज इज आवर डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ इज अनुज। ये अपना एक जो लास्ट केस है वही अपन उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो नीरज को कैसे पता चलेगा हु इज डिफेंडेंट, तो ये एक समन की एक सर्विस होती है। अब समन की भी एक प्रोसीजर होती है, समन की प्रोसीजर, दिस इज इंटीमेशन, इंटीमेशन विच इज गिवन बाय द इन द फॉर्म ऑफ समन। तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मी, यानी नीरज को पता चलेगा हु इज डिफेंडेंट, कि हाँ मेरे अगेंस्ट में रेंट का एक सूट लगा दिया गया है बिकॉज आई एम अ टीनेंट दैट। और जो इशू है उसमें उसको पता चल जाएंगे। तो सम्मन में क्या इशू उसको पता चलेंगे, ऑब्वियसली बात है सम्मन जाएगा, सम्मन के साथ में एक प्लांट की कॉपी होगी, प्लांट की एक कॉपी होगी जिसमें पूरा का पूरा उसके बारे में लिखा होगा कि what is the case which has been instituted against me। तो हम लोगों ने ये प्लांट में भी पढ़ा था, रिटर्न स्टेटमेंट में भी पढ़ा था कि प्लांट की एक कॉपी जो जाएगी वो समन के थ्रू जाएगी डिफेंडेंट को। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी जो हम लोगों ने समझ ली कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया, प्लेंटिफ ने लगाया है, प्लेंटिफ के द्वारा सम्मन भेजा जाएगा। अब सम्मन इज ए काइंड ऑफ इंटीमेशन, उसको इस इंटीमेशन से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मी, क्योंकि वो प्लेंट में लगा होगा। अब प्लेंट में उसको ये पता चलेगा कि ऑब्वियसली बात है समवेयर ही इज गोइंग टू एडमिटेड द फैक्ट दैट आई एम ए टीनेंट, व्हाट ही इज एडमिटेड, तो उसमें जो भी चीजें लिखी होगी ही इज गोइंग टू एडमिटेड। तो पहली चीज क्या वो समझने वाला है कि दैट आई एम एडमिटेड, वो प्लेंट में जो भी लिखा रहेगा फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उसका रिप्लाई करेगा ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 6 में वो 7 में पूरी प्लेंट बना के रखेगा प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट उसका रिप्लाई करेगा। तो जो उसको एडमिट करना होगा वो एडमिट करेगा रिटर्न स्टेटमेंट में, और जो उसको रिजेक्ट करना होगा यानी डिनाई करना होगा वो उसे डिनाई करेगा। तो सीधी बात है कि हम लोगों ने उसमें देखा कि भाई आपके अगेंस्ट में एक रेंट का सूट जिसमें आपने एक डैमेज किया था, एक अल्टरेशन किया था और 6 महीने का रेंट नहीं दिया था, और चौथी बात उसने बोली कि ही मस्ट बी डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द माय प्रॉपर्टी बिकॉज ही इज माय टीनेंट। तो ये उसको एक इंटीमेशन मिल गया कि इस तरह की बातों के लिए मेरे को समन किया गया, और समन किया गया है तो फिर आपको यू हैव टू बी, समन का फिर इंटीमेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हम लोगों ने उसका डेफिनेशन समझ लिया। द इंटीमेशन विच हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट दैट यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, ये हो जाता है एक डेफिनेशन ऑफ द समन। पूरी जो इतनी सारी बातें मैंने जो बताई केस इंस्टीट्यूट होने के बाद, दिस इज द मीनिंग ऑफ द समन। सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, अभी पहले अपन पूरी बात समझ ले कि कर क्या रहे हैं अपन। So what is the object of the summon? The object of the summon to intimate the defendant to appear before the court. So what is this? So इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रूल है जो नेचुरल लॉ का रूल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टन। व्हाट डज इट मीन बाय द ऑडी अल्ट्रम पार्टन? ऑडी अल्ट्रम पार्टन का मतलब है
कि किसी एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनकर फैसला दिया जाना चाहिए। वो चीज हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायल होता है, ट्रायल होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि प्लेंटिफ को भी सुना गया है और डिफेंडेंट को भी पूरा सुना गया है। ये पूरा ट्रायल होता है तभी वो पूरा कहता है फेयर ट्रायल, नहीं तो फिर हमारा वही वाला रूल लग जाता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, है ना। तो एक रूल ये भी लगता है ऑडियो अल्टरम पार्टन भी लगाएंगे, फिर हम रेस जुडिकेटा भी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि भाई मुझे तो बुलाया ही नहीं गया था सूट में और मेरे को हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड कैसे हो गया? दोनों पार्टी को प्रॉपर जब सुना ही नहीं गया तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड क्यों? मुझे तो सम्मन मिला ही नहीं था, मुझे तो इंटीमेशन मिला ही नहीं था। तो दीज ऑल आर द थिंग कि दैट आई हैव नॉट बीन हर्ड, मुझे तो सुना ही नहीं गया है, तो फिर वो रेस जुडिकेटा लगा देगा। और सम्मन की यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। अब इसमें हम लोग क्या चीज सीखेंगे कि सम्मन जो है डिफेंडेंट को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सम्मन देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया। क्यों देना जरूरी है? नहीं तो फिर वो रेस जुडिकेटा वाला आ जाता है। और नहीं दिया गया है तो क्या हुआ, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। भाई सम्मन देना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सम्मन इज टू सर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर द सम्मन हैज बीन सर्व्ड और नॉट, वेदर द सम्मन हैज बीन सर्व्ड व्हिच हैज बीन एक्नॉलेज्ड और द नॉट, यानी सम्मन सर्व कर दिया गया है पर सामने वाले को पता ही नहीं चला है। सम्मन कहां पर सर्व किया गया है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट फीचर कि सम्मन किसको सर्व किया गया है ना। सबसे पहले तो पहला पार्ट आता है और बाय हुम कोर्ट इज गोइंग टू सर्व द सम्मन। सीधी सी बात है, पहली स्टेप इसकी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, हु इज गोइंग टू सर्व द सम्मन, है ना। सो प्लेंटिफ इज कोर्ट इज गोइंग टू सर्व द सम्मन। अभी आगे जाके अपन यही सारी बातें पढ़ने वाले कौन से रूल में आएगा, तो ऑर्डर 5 रूल 9 में आएगी कि कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द सम्मन। फिर उसके बाद ये बात भी समझ गए कौन करने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको किया जाएगा। पहले तो कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज समझ ली हमने। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे किसको किया जाएगा। सम्मन जो सर्व है बाय कोर्ट, और किसको किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डिफेंडेंट को किया जाएगा, है ना। डिफेंडेंट को किया जाएगा, हु इज नीरज, है ना, प्लेंटिफ के द्वारा किया जाएगा। ये वाली चीज भी हम लोगों ने समझ ली। सो दैट्स इट, इतनी सारी चीज हमने समझ ली। 2 पॉइंट समझे, किसके द्वारा किया जाएगा बाय हुम, तो बाय कोर्ट। टू हुम किसको किया जाएगा, तो डिफेंडेंट को किया जाएगा, बिकॉज ही मस्ट बी इंटीमेटेड टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट। फिर इसी के बाद में हम सम्मन के बाद में एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो पढ़ेंगे ऑर्डर 9 में। थोड़ा सा लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा सा चल सकता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो में लेके आना है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑर्डर 6, 7, 8 पढ़ लिया है और पीछे की भी कुछ ऑर्डर 21 और समथिंग समथिंग कुछ ऑर्डर और कुछ स्पेसिफिक सेक्शन रेस जुडिकेटा, प्लेस ऑफ सूट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं बेस में लेके आ रहा हूँ। सम्मन आप जैसे मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से भी लिख के आ जाते हो कि व्हाट इज सम्मन, तो इंटीमेशन टू द डिफेंडेंट, ये वाली बात समझा दोगे। बाय हुम, तो ये वाली बात भी समझा दोगे। बाय द कोर्ट, टू हुम किसको किया जाएगा, तो प्लेंटिफ द्वारा डिफेंडेंट को कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज गोइंग टू सर्व बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट, किसको किया जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज कहां पर किया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सारा केस हमारे इंडिया में इसी चीज पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। भाई आप बोलोगे कि दैट हैव यू बीन इंटीमेटेड, सो बोलेगा नो सर आई हैव नॉट बीन इंटीमेटेड बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ summon. How it can be possible that he is going to say where the summon has been served, I don't stay there, I don't reside there, I don't business there। तो यही सारी चीजें आती है। हम लोगों ने 3 चीजें सीखी थी, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ सीधे से निकाला। जहां पर वो निवास करता है, जहां पर वो कारोबार करता है, जहां पर वो लाभ के लिए कार्य करता है, इन तीनों प्लेसेस पे सम्मन सर्व होना चाहिए, है ना। अब किसको सर्व होना चाहिए, ये तो हम लोग समझ गए कि पर्सनली सर्व होना चाहिए, है ना, यानी दैट नीरज को ही सर्व होना चाहिए, पर्सनली उसके हाथ में देके आना है। पर कहां पर, उसके घर पर, जहां पर वो बिजनेस करता है, जहां पर वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये तीनों जगह में से कोई एक जगह। प्लेस की तो बात ही समझ में आ गई, जूरिसडिक्शन में सम्मन सर्व होगा, सीधी सी बात है। जूरिसडिक्शन या आउट ऑफ जूरिसडिक्शन, जहां भी वो निवास करता है यानी रिसाइड करता है, बिजनेस करता है, और एक लास्ट वाला जहां लाभ के लिए कार्य करता है, फॉर वर्किंग फॉर द गेनिंग प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो गई अपने लिए।
तो देखो एक मैं सिस्टमैटिक चीज बता रहा हूँ, ये कि ये चीज आप बुक में उठाओगे ना यही लिखी हुई है। अब मेरा लेक्चर इस तरीके से सुन लोगे तो आप लोगों को आधी चीजें वैसे ही याद हो जाएगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होने के बाद क्या हो गया, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। किसको किया जाएगा, नीरज को, यानी डिफेंडेंट को किया जाएगा। अब घर पे नीरज भाई नहीं है, यानी नीरज जरूरी है थोड़ी नीरज के ही हो, तो उसके घर में जो भी फैमिली मेंबर होगा उसको सर्व कर दिया जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो कि अब नीरज घर में नहीं है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसके भाई है, बहन है, उनके से अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके अपन इसी के रूल नंबर 24 है या 21 है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, जो भी होगा उसमें पढ़ेंगे कि भाई किसको किया जाना चाहिए। मान लो आप किसी छोटे बच्चे को पकड़ा के आ गए सम्मन, तो सो इट शैल बी कंसिडर्ड दैट इट इज नॉट अ प्रॉपर सम्मन, है ना। छोटे बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप उसको सम्मन पकड़ा के आ गए, तो इट शैल नॉट बी एक्नॉलेज्ड, यानी एक्नॉलेज होना चाहिए जिसने भी लिया है, यानी मम्मी पापा। अब इसमें आगे जाके ये पता करेंगे कि क्या प्यून को भी दिया जा सकता है, तो ये आंसर अपन वहीं ढूंढेंगे। तो इतनी सारी चीजें कहां पर किया जाता है, अब ये भी अपन ने समझ लिया कि जहां पर वो रहता है, जहां पर वो बिजनेस करता है, जहां प्रॉफिट के लिए काम करता है। इतनी सारी चीजें संबंध में अपन लोग ने देखना है। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा आपको एक बेस समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सम्मन, ऑब्जेक्ट ऑफ द सम्मन, ऑडी अल्टरम पार्टन, व्हाट इज सम्मन। यदि मैं एक फ्रेमिंग करूं तो इंस्टीट्यूशन होने के बाद फिर बोलते हैं अपन व्हाट इज सम्मन। तो व्हाट इज सम्मन का सिंपल से एक वर्ड याद रखो, आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, दैट द इंटीमेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट that you have to be appear before the court on a certain date. This has been written in summon. तो summon की जो अपेंडिक्स है, जो अपेंडिक्स का मतलब जो अपेंडिक्स जो लगी हुई है सीपीसी में, ए बी, ए में या बी में, जो भी चेक कर लेना, 1 2 3 समथिंग करके लगे हुए अपेंडिक्स लगे, उसमें फॉर्म दिए कि इस फॉर्म में आपको आना है। तो वो अपने को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तब समझ लेंगे। तो पहली स्टेप तो ये हो गई। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समन, तो समन इज इंटीमेशन टू द डिफेंडेंट, इतना याद हो गया। फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ समन, एक वर्ड याद रखो, ये वाली फ्रेज याद रख लो, फ्रेज क्या जो भी बोलते हैं इसको, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं किया जाना चाहिए, है ना। बट एक अपन ने एक्स पार्टी रूल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक्स पार्टी में ये पढ़ा था कि भाई एक पक्ष को सुनकर भी फैसला दिया जा सकता है। ये एक्सेप्शन हो गया कि यदि आपका कौन क्या बोलते हैं उसको, अनुज ने तो सम्मन करवा दिया है, बट नीरज नहीं आया, तो नीरज की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ नीरज, द सिविल प्रोसीडिंग कैन बी टेक प्लेस, है ना। तो हो सकता है, बट उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को मैंने उसको सम्मन दिया था, ड्यूली सर्व्ड किया था, इसके बावजूद भी वो नहीं आया, वो एक अलग कहानी है, वो अपन ऑर्डर 9 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये एक होगा ऑडी अल्टरम पार्टन, ऑब्जेक्ट, फिर किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय होम, किसको दिया जाएगा, कहां पर दिया जाएगा, बस यही सारी चीजें सम्मन में पढ़नी है। सर्विस ऑफ सम्मन, इश्यू ऑफ सम्मन, तो ये डिफेंडेंट को दे रहे हैं एक चीज, ये हम लोगों ने पढ़ी, है ना। यदि आप लोगों की एग्जाम में यदि आ भी रहा होता और आ भी जाता, और नेक्स्ट अब आप लोगों का जो भी आप मेंस का जो आपका टारगेट है, मेंस में भी यदि आप इस तरीके से इसका बेस बना के लिखोगे तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड नंबर। चलो ये हो गया अपना पूरा। अब मैंने एक चीज बताई जो मैं आप लोगों को अभी बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर 5 इज अबाउट, याद रखिएगा मैं इसे बोल के बता रहा हूं, ऑर्डर 5 इज अबाउट समन टू द डिफेंडेंट। तो हम लोग अभी सिर्फ डिफेंडेंट को बुलाने के लिए इंटीमेशन दे रहे हैं, तो दैट इज ऑर्डर 5। वाइल जब हम लोग किसको बुलाना चाहते हैं, वाइल वी वांट टू इंटीमेट टू द विटनेसेस ऑफ द बोथ पार्टीज, क्या है ना, विटनेसेस को बुलाना है, प्लेंटिफ के विटनेसेस को भी बुलाना है तो सम्मन करना पड़ेगा, डिफेंडेंट के विटनेस को बुलाना है तो सम्मन करना पड़ेगा। तो ये कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, दिस हैज बीन गिवन अंडर ऑर्डर 16, ये ऑर्डर 16 में दिया गया है। सो दैट्स आज का ये जो बेस था वो ये था। तो अब अपन आते हैं आगे, अब जो अपन अपने को जो ऑर्डर वाइज सेक्शन, ऑर्डर वाइज रूल्स में दिया हुआ है। सो अभी जो मैंने बात बताई थी वो ये वाली बात बताई थी कि ऑर्डर 5 हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा।
ऑर्डर 5। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर 5। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है दैट इज अबाउट समवन। ये प्रीलिम्स का ही पहला क्वेश्चन है ना, प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है कि ऑर्डर 5 में क्या दिया हुआ है। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन ही आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 5 इज अबाउट समवन, सो दैट्स इट। अब अपन आते हैं, हमें एक चीज अभी बताई थी, समन टू डिफेंडेंट। समन टू डिफेंडेंट, दिस इज ऑर्डर 5 और दिस इज ऑर्डर 16। समन टू विटनेस, किसके विटनेस? उनको भी बुलाना पड़ेगा जो कि आपके गवाही टेस्टिफाई करने के लिए आएंगे। समन टू विटनेस, ऑर्डर 16। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला। तो इतना सारा जो मैंने बोला आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब आता है ऑर्डर 5 रूल 1। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज ये वैसे बहुत पार्ट में डिवाइड है, तो अभी मैं इसका एक चार्ट बना के वैसे बता दूंगा आप लोगों को। छोटा सा एक चार्ट अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बाद में बता दूंगा। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 5 से रूल 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। दैट इज अबाउट एक जनरल, इसके बारे में पढ़ना है अपने को आज, ये जनरल बताएगा। फिर ऑर्डर 5 में रूल 9 से लेकर, रूल 9 से लेकर 30 तक है ये, है ना। 30 तक किसके बारे में दिया गया है? मोड ऑफ सम्मन। मोड ऑफ सम्मन का मतलब होता है कि सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे। मोड ऑफ सम्मन, कि सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे, जो वही वाली बात की मतलब बाय कोर्ट किसको किए जाएंगे, कहां पर किए जाएंगे, किसको किए जाएंगे, मतलब प्लेंटिफ को किए जाएंगे, उसके एजेंट को किए जाएंगे, उसके घर वालों को किए जाएंगे, कि ये इस तरह की बातें हम लोगों को इसमें पढ़नी है मोड ऑफ सम्मन में, है ना। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसमें काफी कुछ चीज आएगी, सब्स्टिट्यूट सर्विस क्या होती है, दैट्स जब हम पढ़ेंगे तब अपन लोग उसको और समझ लेंगे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं, समन इज अ फॉर्मल नोटिस इशूड बाय द कोर्ट। ये जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, समन इज अ फॉर्मल नोटिस इशूड बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट, informing them about the initiation of legal proceeding against them and require them to respond। ये इतनी सारी चीजें आप चाहो तो याद कर लेना, तो आप लोग लिख सकते हो। ये लीगल लैंग्वेज जिसमें आपका सानिध्य बहुत माहिर है ये ऐसे याद रखने के लिए। सो रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, अब देख लेते हैं एसेंशियल फीचर। अब जल्दी जल्दी से अपन इसको कर लेंगे। अब देखो मैंने बहुत सारी जो चीजें बताई, आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी आपने बता दिया व्यू के। तो इशुएंस सम्मन, पहला रूल का रूल, ऑर्डर 5 का रूल 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट हेडिंग हमारी जो रहेगी उसका इंपॉर्टेंट चीज है इशुएंस ऑफ सम्मन, है ना। किसको सम्मन कर रहे हैं? व्हेन द शूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब ये वही वाली बात है, क्या वाली बात है? ऑर्डर 4, या क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर 4 या सेक्शन 26। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो कि केस किसने लगाया है, ऑब्वियसली बात है केस किसने लगाया है। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब क्या होता है, ये वाली बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। ड्यूली इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये है कि जो अनुज, जो कि हमारा प्लेंटिफ है, उसने ये जो सूट लगाया है वो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो गया है। तो क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं वहां पे? जूरिसडिक्शन चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्टैम्प ड्यूटी दे दी है, लिमिटेशन चेक हो गई है ना। सही सही जूरिसडिक्शन में केस लगाया, स्टैम्प ड्यूटी दे दी है, लिमिटेशन में कैसे, ये तो फिर भी चेक करेंगे अपन बाद में। पर इसने अपनी तरफ से पार्टीज यदि चेक करना है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा हमारा। ऑर्डर 1 क्या बोलता है? पार्टीज टू द सूट, सही पार्टीज को इंक्लूड किया है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ सही है, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट सही है ना, नेसेसरी पार्टी, है ना, प्रॉपर पार्टी, ये सारी चीजें क्या होता है? प्लेंटिफ एंड ड्यूली इंस्टीट्यूटेड केस कहा जाएगा। यानी सही ज्यूरिसडिक्शन में यदि बात करें तो क्या बोलेंगे? सही टेरिटरी में, सही पिक्यूनरी में, सही सब्जेक्ट मैटर में अपना केस लग चुका है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे व्हाट डज इट मीन बाय द ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। सही पार्टी, सही ज्यूरिसडिक्शन, सही कोर्ट का नेम, दैट्स ऑल थिंग इज राइट। सो दिस इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। मैं थोड़ा सा देख लूं। आई होप इतनी बात काफी कुछ समझ में आया होगा। अभी आप लोगों को जो मैंने एक बेस बनाया, अब बेस बनाने के आगे चलते हैं अपन, है ना। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब भी आप लोग अब समझ गए होंगे।
जो अपनी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब ये होता है जो हमने प्रॉपर जो चीजें होती है कोर्ट की प्रोसीजर के लिए वेयर इट इज टू कोर्ट इज टू केस इज टू बी फाइल्ड, है ना, इशूइंग समन टू द डिफेंडेंट, इंस्ट्रक्टिंग देम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लेम्स एंड मेड बाय द प्लेंटिफ। जो बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी, है ना। क्या बोल रहा है, इशूइंग समन किस लिए किया जा रहा है, वेयर आपके खिलाफ, अनुज बोल रहा है, इसको ऐसे समझेंगे, अनुज बोल रहा है कि आपके खिलाफ एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, द कोर्ट इशूज समन, देखो यहाँ पे लिखा है कोर्ट इशूज समन, नॉट डिफेंडेंट, कोर्ट इशू कर रही है, ये वाली भी बात याद रखिए, कोर्ट इशूज समन्स टू द डिफेंडेंट इंस्ट्रक्टिंग टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, यही वर्ड मैंने अभी यूज किया था, द कोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ। आप कोर्ट में आओ और इन्होंने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि आपने डैमेज किया है, अल्टरेशन किया है, या फिर आपने क्या किया है, रेंट नहीं दिया है, या आपको डिस्पोजल, इन सब बातों का जवाब दो, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा केस, ताकि आप लोग के माइंड में एक फ्रेमिंग रहे। आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम में भी आपके माइंड में ये अनुज और नीरज वाला केस चल रहा होगा और काफी कुछ चीजें यदि इस तरह की आई होंगी तो लिख दी होंगी। ये हमारे इशू है ना, ये हमारे इशू है क्या क्या, ये डैमेज की, डिफेंडेंट ने डैमेज किया है, अल्टरेशन किया है, थोड़ा सा रिपीट हो जाए क्योंकि 10 दिन हो गए हैं, डैमेज, अल्टरेशन, और एक और क्या किया था, रेंट पे नहीं किया है, कितने मंथ का, 6 मंथ का रेंट पे नहीं किया, और चौथा डिस्पोजेस करो सर, इसको यहाँ से हटाओ सर, मेरे को ऐसा किराएदार चाहिए ही नहीं जो घर डैमेज कर रहा है, अल्टरेशन कर रहा है, रेंट नहीं दे रहा है और डिस्पोजेस करो सर, इसके तो अब मेरे सिर दर्द हो गया है। सो दैट्स ऑल थिंग। इन सब बातों का जवाब किसको देना है, सम्मन मिला गया, उसको पता चल गया कि सर ये इसने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए, यानी सिविल लीगल वो लगाए। सो दैट्स इट। If the defendant is present during the presentation of plaint and admits the plaintiff's claim, no summon is necessary। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है, देखो ये सारी लीगल बातें हैं, मैंने अपने मन से नहीं लिखी हैं। ये दो बातें तो हो गई, ये देखो ये सारी जो बातें मैंने हाईलाइट करी ये पहले वाले रूल 1 में बताई गई हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या बताई गई है, अब जैसे जो हमारा नीरज है वो क्या करता है, इस बात को आप आसानी से समझ लेते हो कि जैसे सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, जैसे ही उसको पता चल गया, उसको पता चल गया होगा, मान लो अभी वो आ जाता है कोर्ट में, ये सारी बातें उसको बिना सम्मन के पता चल जाती हो, तो घर में तो रहता है, वो पता चल गया होगा उसको। अब भाई अननेसेसरी सम्मन करने की क्या जरूरत है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। यदि नीरज को पता चल गया कि मेरे अगेंस्ट में अनुज ने सूट फाइल कर दिया है और प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, जैसे प्लेंट इंस्टीट्यूटेड की गई एंड द एडमिट्स, तो प्लेंट इंस्टीट्यूटेड की गई एंड एडमिट्स दैट द प्लेंट्स क्लेम नो समन इज नेसेसरी, वो सब बातें बोल देता है, यस ये सारी चीजें ही एडमिट्स, इसका पूरा एक यदि बात करें तो बोलता है या एडमिट्स, आई एडमिट मैंने ये सब चीजें करी है, मैं 6 महीने का रेंट भी दे दूंगा, अल्ट्रेशन भी सही करा दूंगा, डैमेज भी करवा दूंगा, डिस्पोजेस भी हो जाऊंगा, मैं यहाँ से घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करके वो चला जाता है, ठीक है। तो फिर समन करने की जरूरत नहीं है, इतनी कहानी भी, ये दो कहानी भी आप लोगों को याद हो गई होगी पहले वाले में, है ना। तो आई होप कि मुझे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है और इसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आप लोगों को, जो इतनी मैंने कहानी बना के सुनाई आपको। सो थोड़े से मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे रहते हैं, क्यों कि आप लोगों को कहानियां याद हुई, है ना। विकास दिव्य कीर्ति जो हम हमारे आज के टाइम के बहुत अच्छे टीचर हैं, और ये उनका एक कहना है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, बट वो भी थोड़ा सा है ना लॉन्ग क्लासेस लेते हैं, और मेरी भी प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ी सी लॉन्ग क्लासेस लेता हूँ क्योंकि मुझे बेस बनाना रहता है, और मैं थोड़ी सी कहानियां जोड़ के बनाता हूँ, और उनकी भी चीजें वो भी कहानियां जोड़ के बनाते हैं। मैं कंपेयर नहीं, बस एक चीज बता रहा हूँ, एक पढ़ाने का तरीका होता है, कॉमन हो सकता है, तो उससे क्या होता है, कहानियां याद रहती है। आपको मैं इतना सारा पढ़ाऊंगा कुछ भी याद नहीं रहेगा, बट देखो आप लोगों ने एग्जाम में अभी लिख के आए हो, तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, है ना, वो सिर्फ कहानियों के कारण। सीधे सीधे पढ़ा दूंगा कुछ भी याद नहीं रहेगा, जैसा कि अदर कोचिंग्स में होता है कि सिर्फ सीधे सीधे पढ़ा दिया और याद हो गया। सो ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कहानियों के बेस पे चीजें याद रहे, तो ये भी बात याद हो गई होगी। अब टाइमलाइन फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, और उसमें क्या रहेगा, जैसे ही अब हम लोगों ने देखा है कि अनुज जैसे ही केस लगाता था, अनुज वाला वर्सेस नीरज वाला जो हमारा केस था, इस केस में क्या होता था, जैसे ही उसने
ये तो हो गया था। अब किसी को याद हो तो मुझे जल्दी से बताओ कि रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो यहाँ पे दिख रहा है वैसे, कि रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर फाइल करना रहता है, बताइए। रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर फाइल करना रहता है? प्लांट इंस्टीट्यूटेड हो गई, प्लान इंस्टीट्यूट होने के कितने दिन के अंदर द रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, रिप्लाइड, जल्दी से बता दो। चक्कर डाल दी यार। प्लांट फाइल होने के कितने दिन के बाद आप रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हो अपना? ठीक है, 30 डेज है ना, और मैक्सिमम टाइम है 120 डेज, पर हमने उस दिन 30 डेज विदाउट एक्सटेंशन एंड 120 डेज विद एक्सटेंशन। वेरी गुड आंसर, है ना। देखो ये चीज भी आप लोगों को याद होगी, पर उसमें भी अपन ने कुछ छोटा छोटा समझा था, 30 डेज भी समझा था और 120 डेज में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और समझी थी जो अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो वेरी गुड, तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, 30 डेज प्लस 120 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में। सो क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये वाली बात देखो अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, जब आप लोगों को याद है तो रूल 1 में सिर्फ इतनी चीज लिखनी है, द डिफेंडेंट मस्ट फाइल देयर रिटर्न स्टेटमेंट, ऑब्वियसली हाईलाइट है वहां पे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट। यहां से अब ये जो एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स का बनता है कि मतलब आप 30 डेज कहां से काउंट करोगे, ये वाली बात भी तो आती है, 30 डेज कब से काउंट करोगे, तो यहां से आती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जिस दिन आपको समन एक्नॉलेज किया, आपने, आपके घर पे कोई व्यक्ति आया, जैसे आपके रोज सब ना किसी घर के अमेजोन मिंत्रा की डिलीवरी, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आती है, जैसे ही आपके हाथ में वो सामान आता है, दैट यू हैव एक्नॉलेज, दैट यू हैव गिवन द ओटीपी। अब एक अच्छी कंडीशन आ गई है, एक्नॉलेज कब होता है, जब आपके पास कोई आता है, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यदि आपके घर में सम्मन आया है तो उसके मोबाइल में एक ओटीपी जाना चाहिए, उसके मोबाइल से ओटीपी जाना चाहिए, उसको मर्ज करा देना चाहिए ताकि पता चल जाए कि सम्मन हैज बीन सर्व्ड। ठीक है, ये मेरा सजेशन है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, उस दिन से माना जाएगा, है ना। सो दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने हाईलाइट करी है, किस दिन से माना जाएगा। एक्सटेंडेड टाइम देखो हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, मेघल ने और आप लोगों ने आंसर दे दिया है कि 120 डेज। सो दैट्स इट, प्रोहिबिशन आफ्टर 120 डेज, ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि 30 दिन के अंदर देना है, 120 दिन के अंदर देना है, और उसके बाद जो आपका loses right to the file to return stated and the court will not accept it, फिर नया वो करना पड़ेगा आपको, है ना। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब मोड ऑफ अपीयरेंस बाय डिफेंडेंट, अभी ये सारी चीज मैंने समझाई थी। अब क्या है, आप लोगों को कैसे अपेयर होना है कोर्ट के सामने, इन पर्सन, यानी नीरज खुद आएगा, यानी नीरज उसकी बॉडी लेके आएगा यानी बॉडी लेके आएगा, खुद की बॉडी के साथ आएगा, अपियर होगा, ना कि एडवोकेट के साथ। फिर दूसरी चीज क्या बोल रखी है, थ्रू अ प्लीडर, या तो प्लीडर के साथ आएगा, एडवोकेट को भेज देगा, या दोनों साथ में आ जाएंगे, या नीरज अकेला आएगा या प्लीडर अकेला आएगा, दैट्स इट। विद द प्लीडर अकम्पेंड बाय रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल ऑफ आंसरिंग। यहाँ पे इन्होंने तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है उसका, तो देखो इन पर्सन आना है, प्लीडर के साथ आना है, या फिर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, है ना। क्या है, पर कैपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो कि वहां पर आंसर दे सके। ये अपन ने प्लेंट में ये वाली चीजें, प्लीडिंग का वेरिफिकेशन होता है उसमें अपन ने ये वाली चीजें और पढ़ी थी। अब सिग्नेचर एंड सील कौन करेगा, एक्नॉलेज, एवरी समन मस्ट बी साइंड बाय द जज, समन कौन साइन करेगा, बाय द जज और द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द जज। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना, जुडिशरी का क्वेश्चन है, कौन साइन करेगा समन को, एवरी समन शैल बी मस्ट बी साइन बाय द जज। और ये यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है, 1 लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये प्रीलिम के पर्पस का है, जो कि
हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। प्रीलिम्स में आता है तो बच्चे क्या होता है, कई बार सिर्फ जज के ऊपर लगा के आ जाते हैं निशान, और ये और वाला जो क्वेश्चन रहता है जैसे ABCD है, तो मान लो सी वाले में राइट आंसर था और उसमें ये वाला लिखा हुआ था, है ना, पर आपने इस वाले पे लगा के आ गए जिसमें सिर्फ जज लिखा हुआ है, आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने डायरेक्ट पढ़ी नहीं थी। सो दैट्स इट, इट मस्ट बी बेयर द सील एंड साइन ऑफ द कोर्ट, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा पहला वाला। सो दैट्स इट, इतनी छोटी छोटी बातें थी इसमें वो जो हम लोगों ने याद रखनी थी। अब आते हैं अपन ऑर्डर 5 पे। ऑर्डर 5 रूल 2 क्या बोलता है, ये देखो ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रट गई होगी अब तो, कॉपी ऑफ अ प्लांट अनेक्स्ट टू द समन। ये मैंने आप लोगों को बताया था, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट में ये 4 तरह के प्रॉब्लम्स है मेरे मकान मालिक को, अनुज ने प्लांट भेजी थी नीरज को कि मेरे को डैमेज की अल्टरेशन किया, रेंट नहीं दिया है और डिस्पोजेस किया जाना है। कैसे पता चलेगा, कॉपी ऑफ प्लांट से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कॉपी ऑफ प्लांट अनेक्स्ट विद समन, एवरी समन शैल बी अकम्पेनिड बाय द कॉपी ऑफ द प्लांट। तो ये ऑर्डर 5 रूल 2 हमारा डन है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगभग पूरा ही है। कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपेयर इन अ पर्सन। कई बार क्या होता है, कोर्ट चाहता है, क्या चाहता है कोर्ट, कि भाई एडवोकेट तो आएगा, कोई बात नहीं, एडवोकेट के थ्रू कर सकते हो आप, पर हमें डिफेंडेंट क्या चाहिए, इन पर्सन चाहिए। पर्सन का मतलब होता है, वही मैंने अपने बताया अभी एक सिंपल सा तरीका, अपनी बॉडी के साथ, इसलिए मैंने ऐसा मजाकिया वर्ड यूज किया था, खुद की बॉडी लेके आना, यानी नीरज खुद आएगा, अपेयर इन अ पर्सन। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कोर्ट में ऑर्डर टू डिफेंडेंट और अ प्लेंटिफ दोनों को बोल रहा है, जिसने केस लगाया, क्योंकि दोनों अपने अपने वकीलों को भेज देते हैं, बट जब कोर्ट बोल रही है दैट यू हैव टू बी अपीयर बिफोर अ कोर्ट, सो ये वाली बात इसमें बोली गई है। तो अपन इनकी मेन मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं, जो कि रूल 3 में दिए हुए क्या बोल रहा है, इट इज कोर्ट्स डिस्क्रिएशन। भाई डिफेंडेंट नहीं बोल सकता, ना ही प्लेंटिफ बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, कि भाई तेरे को खुद को आना पड़ेगा। ये कौन बोलेगा, द कोर्ट होल्ड द डिस्क्रिएशन। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका, क्या है, court's discretion to personal appearance of the defendant and plaintiff is necessary। ये कोर्ट फिक्स करता है, ये दोनों नहीं बोल सकते कि भाई तेरे को आज आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा नीरज तू नहीं आया ना, तेरे को आज खुद से आना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता। वो कौन बोल सकता है, आपका कोर्ट बोल सकती है। सो दैट्स इट। सो अब दूसरा पॉइंट अपना, समन टू द डिफेंडेंट। क्या बोल रहा है, समन टू द डिफेंडेंट, ये दूसरा पॉइंट इसका। If court find it essential defendant to be present in person, the court summon issued will be specifically directed to defendant to appear in a court the mentioned date। यानी नीरज को बोल रहा है, नीरज को ये बोला जा रहा है कि भाई आपको पर्सनली आना है, पर्सनली ले लो इसको, आपको ये मैटर अब पर्सनली आना है, नीरज भाई साहब आपको पर्सनली आना है। उसके लिए स्पेसिफिकली ये अपेंडिक्स जो मैंने बताया था ना, आज आप लोग खोल के देखना अपेंडिक्स, स्पेलिंग देख लेना कुछ भी, ए में शायद 1 2 और 3 ये सब बताए गए हैं, है ना, इनमें लिखा हुआ है पर्सनली, अलग अलग तरह के बताए गए हैं, तो उसमें स्पेसिफिक वाला कोई सा भेजा होगा उन्होंने। तो कौन सा वाला भेजा है कि भाई तुमको पर्सनली आना ही है ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो उन्हें नीरज भाई साहब को आना ही पड़ेगा। तो देखो अब हम लोगों को, आप लोगों को एक चीज तो क्लियर समझ में आती होगी, आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोगों को, आप लोगों को अब ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं जाती होगी कि भाई कौन डिफेंडेंट है और कौन प्लेंटिफ है। आप लोग तुरंत कैच करते होंगे कि अनुज इज प्लेंटिफ, नीरज इज डिफेंडेंट, कौन को पर्सनली बुलाया गया है, नीरज को पर्सनली बुलाया गया है। तो इससे आपकी माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है और आप जो नोट्स पढ़ोगे वो बहुत तेजी से पढ़ पाओगे। ठीक है, पर्सनली बुलवा रहे हैं, अब पर्सनली बुलवा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। देखो ये पीडीएफ बनी होने से पढ़ाने में क्या फायदा होता है, बहुत तेजी से हम लोग पढ़ा सकते हैं, बहुत जल्दी से और साइंटिफिक तरीके से। ऐसे ही आप लोगों को याद करना है। क्या बोल रहा है, पर्सनल अपीयरेंस से क्या फायदा होगा, अब आप खुद ही बता सकते हो। यदि वो पर्सनली आएगा तो उन बातों को खुद से जवाब दे सकेगा, क्लेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट, भाई वो फैक्ट को ज्यादा क्लियर कर सकेगा नीरज, है ना। पर्सन में बी नेसेसरी टू ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी बीच में वकील बताएगा,
वकील सुनी सुनाई बातें बताएगा, हियर से एविडेंस टाइप्स, एविडेंस नहीं, हियर से बात करेगा कि मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बताया था। इससे अच्छा ये पर्सनली भी सारी चीजें बता सकता है, फॉर अवॉइडिंग डिले, है ना। कई बातें होती है जो क्लियर नहीं हो पाती है, तो उससे चीजें पर्सनल प्रेजेंस से वो बातें क्लियर पता चल जाती है। सो दैट्स इट, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। सो दैट्स इट, है ना। इलस्ट्रेशन बताने की आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत है। अब आते हैं ऑर्डर 5 पे, आप लोग भी कमेंट्स देख लो। हाँ ठीक है, तो ऑर्डर 5 रूल 4 पर हम लोग आ गए, है ना। ऑर्डर 5 रूल 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन अ पर्सन अनलेस, देखो ऊपर वाला ऑर्डर जब हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा हमने, 3 में, सॉरी रूल लिख दिया मैंने, ऑर्डर लिख दिया। रूल 3 में हमने क्या पढ़ा और रूल 4 में हमने क्या पढ़ा। रूल 4 और रूल 3 में, रूल 3 में क्या बोल रहा था, आपको पर्सनली आना पड़ेगा नीरज भाई, और इसको बोल रहा है कि पर्सनली इन अनलेस द रेसिडेंट विद इन लिमिटेड, यानी पर्सनली कब नहीं आना पड़ेगा, ये वाली बात का इन्होंने क्लियरिफिकेशन है। बुलाया तो पर्सनली ही है, बट अपेयर इन अ पर्सन अनलेस, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपेयर इन अ पर्सन, पहली लाइन मना कर रही है, नो पार्टी टू बी ऑर्डर इन अपेयर इन अ पर्सन, किसी को भी पर्सनली नहीं बुलाएगा जब तक कि अनलेस द रेसिडेंट विद इन द सर्टेन लिमिट। बस इसमें इतनी सी चीज याद रखनी है। तो ऊपर वाले में भी पर्सनली बुलाया जा रहा है, नीचे वाले में भी पर्सनली बुलाया जा रहा है, पर वो पर्सनली नहीं आ पाएगा जब तक कि वो किसी सर्टेन लिमिट में नहीं आता। अब हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट आर द लिमिट्स जिनकी ये बात कर रहे हैं, किन कारणों से हमें पर्सनल लिमिट में नहीं आना है। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस में, प्रीलिम्स का। कौन सा वाला, ये वाला, ऊपर वाला भी था पर्सनली कौन बुलाएगा, कोर्ट बुलाएगी। अब ये जोग्राफिकल लिमिटेशन ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, जोग्राफिकली मतलब समझ गए होंगे आप, ये हमारा इंडिया है, ये कहीं भी ऐसे ऐसे जो भी है, सॉरी थोड़ा गंदा सा बन गया है, इंडिया है, आप उसको कहीं से भी बुला सकते हो। अब इंडिया से बुला रहे हैं, बट ये कंडीशन है जोग्राफिकल लिमिटेशन ऑन पर्सनल अपीयरेंस, ये अब हम लोग समझेंगे कैसे। द कोर्ट कैन ऑनली पार्टी टू अपीयर इन अ पर्सन इफ दे आर लोकेटेड विद इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, कोर्ट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही पर्सन को पर्सनली बुला सकती, पर्सनली मतलब नीरज को पर्सनली कैसे बुला सकती है, यानी वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हो। वो कौन सी डिस्टेंस है ये देख लेते हैं हम दूसरे नंबर पे। कंडीशन फॉर सबमिटिंग पर्सनल अपीयरेंस विद इन द कोर्ट जूरिसडिक्शन, पहली बात तो वो कोर्ट के लोकल जूरिसडिक्शन में होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये आप लोग जानते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई यहाँ पे, विद इन द कोर्ट जूरिसडिक्शन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, द नीरज द पार्टी मस्ट रिसाइड विद इन द, पार्टी लिखा है इसका मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ। इफ द पार्टी रिसाइड विद इन द कोर्ट्स ऑर्डिनरी लोकल जूरिसडिक्शन, लोकल जूरिसडिक्शन में आना चाहिए। लोकल जूरिसडिक्शन आप लोगों को पता ही है क्या होता है, तो हम लोगों ने काफी कुछ इस पे पढ़ रखा है, लोकल जूरिसडिक्शन क्या होती है। दे मे बी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन, जबकि वो उसके लोकल जूरिसडिक्शन में रहते। अब ये तो विद इन जूरिसडिक्शन था, यानी इसको बोल देते हैं अपन इन, विद इन, तो इसको याद रखने का एक तरीका इन, और दूसरे वाले का अपन बोल देते हैं आउट। इन में है तो विद इन जूरिसडिक्शन में हुआ, अब आउट यानी हमारी जूरिसडिक्शन से बाहर रहता है, यानी हमारा आंसर क्या था, ये हरदा जूरिसडिक्शन थी, और फिर हरदा से बाहर, ये हरदा की यदि बात करें तो ये इन की बात कर रहा है, इन जूरिसडिक्शन। अब हरदा के बाहर से किसी को बुलाना है तो वो कहां रहता है, आउट। अब उसको पर्सनली बुलाने की बात कर रहे हैं हम लोग, पर्सनली बुला तो सकते हैं, पर वो आप बोलो कि 12 घंटे के अंदर पहुंचना है, और 12 घंटे के अंदर किसी को पहुंचना मतलब, आप बोलो दिल्ली से भोपाल आपको 6 घंटे के अंदर पहुंचना है, अपीयरेंस है आपकी 6 घंटे में पहुंच जाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हरदा से भोपाल पहुंच जाओ 1 घंटे में, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर्सनली आना है आपको, ये हरदा से भोपाल से किसी को बुलाया गया है
पर्सनल अपीयरेंस के लिए। सो अभी ये वाली बात पढ़ रहे हैं अपन। आउट, इफ द पार्टी रिसाइड आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, हरदा से बाहर, लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, ये बात देखो तुरंत समझ गए अब आप लोग। क्या बोल रहे हैं, इफ द पार्टी रिसाइड आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, हरदा से बाहर, ऑफ द कोर्ट बट विद इन 50 माइल्स, है ना। तो क्या बोल रहा है कि यदि बाहर से किसी को बुलाया जा रहा है, तो पहली बात उन्होंने बोली है कि बुलाया जा सकता है पर्सनली। कैसे, जब वो 50 माइल्स पे हो। 50 माइल्स कितने किलोमीटर होता है, 1 माइल्स बराबर कितने किलोमीटर होता है, वो आप लोग निकाल लेना, है ना। ठीक है, आउटसाइड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रीलिम्स की टर्म है। प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन आता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, हरदा के बाहर से यदि आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप बुला सकते हो। कैसे, पर्सनली। पर्सनली बुला सकते हो कब, जबकि वो 50 माइल्स तक रहता हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं। और अब पहली कंडीशन अपन ने समझ ली कि भाई 50 माइल्स तक के लोगों को बुलाया जा सकता है पर्सनली, इफ रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे है, स्टीमर है और बस है, जो भी है आपके पास, इज अवेलेबल 56th ऑफ द जर्नी, है ना। यानी क्या बोल रहा है, ऐसा जैसे कि 50 माइल्स के अलावा कितना बोल रहा है, 5/6 ऑफ द जर्नी, द पार्टी में बी ऑर्डर टू अपियर इन अ टोटल डिस्टेंस इज लेस देन 200 माइल, और 200 माइल से कम है, यानी 200 माइल के अंदर है। अभी आप तो अभी बोल रहे थे कि भाई 50 से ज्यादा नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ गए। पर आउटसाइड में भी 200 माइल तक बुलाया जा सकता है, जबकि वहां पर क्या सुविधा हो, रेलवे होना चाहिए, स्टीमर होना चाहिए, बसेस, जो भी आपकी सुविधा हो, ओला टैक्सी वगैरह, है ना। कई जगह ऐसे होते हैं, जैसे आप पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में 50 मील बहुत होता है भाई, 50 मील ऊपर चढ़ के जाना पहाड़ों में, हिमालय के, नॉट अ इजी थिंग, है ना। हमारे यहाँ भी जंगलों में ट्रेन नहीं चलती है, बस नहीं चलती है, कोई व्हीकल नहीं होता, तो 50 इज मोर देन सफिशियंट। बट यदि वहां पर जंगलों में ट्रेन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो 200 मील तक आउट ऑफ हरदा से भी आप बुला सकते हो। सो दैट्स इट। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें, ये देख लेते हैं। देखो, विद इन जूरिसडिक्शन का पढ़ लेते हैं। अ पार्टी रिसाइड 30 माइल्स, ऊपर तो लिखा हुआ था 50 फ्रॉम द कोर्ट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन कैन ऑर्डर द पार्टी अपियर इन अ पर्सन, है ना, क्योंकि 50 मील तक के अंदर आ जाए, मतलब विद इन जुरिस्डिक्शन है तो कहीं तक भी बुला ले सकते हैं, है ना। अ पार्टी, अब आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अ पार्टी लिव्स 180 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट, however there is a railway connectivity covering the 5/6 of journey, है ना, 5/6 जर्नी को कवर करी, द कोर्ट कैन ऑर्डर द पर्सनल अपीयरेंस, है ना, क्योंकि वहां पर रेलवे कनेक्टिविटी, वो सीधी सी बात है, जहां पर अप्रोच हो सकती है वहां दूर से भी बुलाया जा सकता है। पर इतना मैंने इसलिए समझाया, बियॉन्ड 50 माइल्स लिखा था, ये वो वाला एग्जांपल, बट एक्सेसिबल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये हो गया। बियॉन्ड द लिमिट्स, अब बियॉन्ड द लिमिट्स क्या बोल रहा है, अ पार्टी रिसाइडिंग 300 माइल्स अवे, यानी 300 मील दूर रहता है, और इन एरिया विदाउट रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अपेयर इन अ पर्सन। ये वाली बात हम लोग समझ गए, सिंपल सा ये फॉर्मूला था। तो हम लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है, 50 माइल तक बुलाया जा सकता है और 200 माइल तक बुलाया जा सकता है यदि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टोटल जर्नी का फिक्स हो। ये वाली चीजें आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है, याद रह जाएगी, कोई सी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको चीज समझ में आ गई होगी, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, पर ये प्रीलिम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, प्रीलिम के पर्पज से, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गई, हरदा के अंदर बुला सकते हैं तो लोकल जुरिस्डिक्शन में बुला सकते हैं, हरदा के बाहर बुलाना है, हरदा के बाहर बुलाना है तो आप लोग बोल दो कि 50 मील तक बुलाया जा सकते हैं, बोले 50 मील से ज्यादा हो तो बोले कि 200 मील तक बुलाया जा सकता है, पर कब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता। सो दैट्स इट, ये है आंसर। सो ये हमारा आंसर है, बस इससे ज्यादा आपको आंसर देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अपन आते हैं रूल 5 पे। रूल 5, ये एक और इंपॉर्टेंट, ये भी, ये जितना भी आज मैं 1 से लेकर 8 तक पढ़ा रहा हूं, ये सब प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना।
तो क्या बोल रहा है, समन टू बी ईदर टू सेटल इशू। तो आप लोगों से प्रीलिम्स में पहले ही क्वेश्चन आएगा, क्या बोलेंगे, समन किस लिए सर्व किए जाते हैं, समन टू ईदर, क्या बोल रहा है पहला नंबर, सेटल इशू सेटल करने के लिए या फाइनल डिस्पोजल करने के लिए। पहली बात 1 और 2, ये दो बातें करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये रट लो, क्या रटना है प्रीलिम्स के लिए। देखो अब हम लोग एग्जाम मोड से बाहर आ गए, यूनिवर्सिटी मोड से हम लोग बाहर आ गए, अब हम लोग हमारे एक्चुअल जुडिशियल मोड पे आ गए, मतलब जुडिशरी मोड पे आ गए एग्जामिनेशन के। तो अब हम लोगों को, आपको मैं जो चीजें बता रहा हूं, आप लोग यदि एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। और जो भी कोचिंग होती है वो इन चीजों पे काम बहुत कम करती हैं, करती होंगी, मतलब 20% ऐसी है जो इन चीजों पे काम नहीं करती जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या बोल रहा है, समन क्यों इशू किए जाते हैं, ये ऐसा का ऐसे ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो काय के लिए, टू सेटल इशू और फाइनल डिस्पोजल, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या। सो डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन द कोर्ट मस्ट डिसाइड वेदर इट इज अ मीन फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू और फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, है ना। इसका मतलब क्या होता है ये अभी मैं समझा देता हूँ। फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू, भाई इशू सेट करने पड़ेंगे, दोनों को बुलाना पड़ेगा, तब तो इशू पता चलेगा। जैसे अपन समझ लेते हैं पहली बात को, क्या बोल रहा है, दोनों पार्टी को बुलाएंगे, वही हमारे 4 इशू जो हैं, जल्दी से मैं लिख देता हूं फटाफट। वेदर डैमेज हैज बीन कमिटेड, वेदर द अल्टरेशन हैज बीन कमिटेड, है ना, वेदर द रेंट हैज नॉट बीन पेड। तो सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वेदर वेदर करके। जब आप लोग जजमेंट राइटिंग करोगे तो उसमें वेदर लगा के ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वेदर द डैमेज हैज बीन मेड, वेदर द अल्टरेशन हैज बीन मेड बाय द प्लेंटिफ, वेदर द इतने मंथ का रेंट हैज नॉट बीन गिवन, ऐसे करके वेदर ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड, ऐसे करके ये क्वेश्चन बनते हैं जजमेंट राइटिंग के। तो ये ही जजमेंट राइटिंग में। तो फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू, ये इशू सेटल करना है, इन लोगों के बीच में कोई इशू है, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गए सारे, ये तो फैक्ट की बात हो गई। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई पहला पूछेंगे कि जूरिसडिक्शन सही लगाया क्या, इस पे चर्चा करेंगे। फिर लिमिटेशन सही लगाई क्या, इस पे चर्चा करेंगे दोनों से। दोनों अपने एक प्लांट में लिख के देगा, रिटन स्टेटमेंट बोलेगा कि सर इसका जूरिसडिक्शन है, सर इसकी लिमिटेशन खत्म हो गई है, या फिर इसने स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं भरी है। सो ये सारी चीजें आती हैं। ये हो गए फैक्ट के क्वेश्चन, ये हो गए लॉ के क्वेश्चन। तो ये वाली चीज हम लोग सेटल कर रहे हैं। फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट का मतलब क्या होता है कि भाई अब सूट को खत्म करना है, इसलिए ही तुमको बुलाया गया है, सीधी सी बात है। अब क्यों, तो क्या बोल रहा है, स्पेस द समन मस्ट बी स्पेसिफाइड द पर्सन एक्सप्लिसिटली इधर बाय इशू ऑफ सेटलमेंट, और ये वही वाली बात लिखी हुई है ना। तो मैंने ये समझा दिया। फाइनल डिस्पोजल अभी बता देता हूँ कि क्या होता है। यानी उनको बुलाया इसलिए गया है कि आज केस खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है, एक्सेप्ट करके बात को खत्म करो। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्मॉल कॉज कोड, इन ए केस हर्ड बाय स्मॉल कॉज कोड मस्ट हैव ऑलवेज बीन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल, है ना। ठीक है, ये स्मॉल कोर्स कोड अपन ने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ी है, पर इसमें 10,000 से कम के मामले जो रहते हैं वो स्मॉल कोर्स कोड में देखे जाते हैं। बस इसमें सिर्फ इतना था, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पूरा का पूरा छोड़ दो। इतना याद रखो बस, सम्मन किस लिए किए जाते हैं प्रीलिम के पर्पज से अभी पढ़े तो दो चीजों के लिए, सेटलमेंट ऑफ इशू और फाइनल डिस्पोजल। बस प्रीलिम्स में इतना लगा के आ जाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक में से एक मिलना ही वाला है। सो दैट्स इट। देखो फाइनल सम्मन फॉर फाइनल डिस्पोजल का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये वाला, इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं मैं। अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ ए फिक्स सम बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल कोर्स में मैंने बोला था ना अभी, छोटे मामले रहते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए का मामला, तो 10,000 तक का, वेयर द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड एफिशिएंट सॉरी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी डिस्पोज इन अ सिंगल हियरिंग, है ना। ये स्मॉल कोर्स में बताया कि सर इससे मेरे 10,000 रुपए लेने हैं, और उसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 10,000 रुपए के, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें दिख रहा है क्लियरली कि मैंने इसको 10,000 रुपए दिए हैं, या कोई वीडियो है, कुछ भी है, बिल्कुल सॉलिड एविडेंस है उसके पास, सॉलिड एविडेंस है ना। तो वेयर द हैज सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस,
डॉक्यूमेंट्री में वीडियो एविडेंस भी हो सकते हैं आपके, सॉफ्ट एविडेंस भी हो सकते हैं, हार्ड एविडेंस भी हो सकते हैं। हार्ड मतलब पेज वाले, सॉफ्ट मतलब ये जो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं अभी, ये भी हो सकता है। तो एक बार में ही खत्म कर देंगे। सो दैट्स इट। अब अपन आते हैं अपने रूल 6 पे। रूल 6 क्या बोल रहा है? ऑर्डर 5 रूल 6, फिक्सिंग अ डे फॉर अपीयरेंस ऑफ अ डिफेंडेंट। बहुत इजी सी बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट डिफेंडेंट को कब बुलाना है? अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, उसकी डेट हम फिक्स कर देते हैं। तो आउटलाइन फॉर द प्रोविजन डिटरमाइनिंग द डेट बाय व्हिच अ डिफेंडेंट मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट आफ्टर रिसीविंग समन। जैसे ही उसको समन मिलेगा, उसको कहां पर आना है? कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, पर उसमें एक फिक्स रहेगी डेट। समन में एक डेट रहेगी वेयर ही हैज टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी नीरज को किस डेट पे आना है? नीरज को एक फिक्स डेट पे आना है जो कि समन में लिखी हुई है। दिस रूल इंश्योर फेयरनेस एंड पार्टिकुलरिटी शेड्यूलिंग द अपीयरेंस सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड क्या। अब इसमें एक छोटी छोटी सी बातें जो देख लेते हैं बस जल्दी से। रेफरेंस टू द कोर्ट्स करंट बिजनेस, मतलब अभी देखेंगे कोर्ट की क्या उसमें है। द डेट ऑफ द डिफेंडेंट अपीयरेंस मस्ट बी फिक्स विद इन द रेफरेंस टू द ऑनगोइंग वर्कलोड ऑफ एंड शेड्यूल ऑफ द, यानी संबंध, सीधी सी बात है, संबंध नीरज को कब के दिए जाएंगे? जिस दिन उसका वर्कलोड कम होगा, हर केस के हिसाब से, यानी डेट दे रहे हैं, सीधी सी बात है। कोर्ट डेट कब की देगी? जिस दिन उसका वर्कलोड कम होगा, उस हिसाब से उसको डेट मिलेगी। इससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई, कोर्ट देखेगी भैया मेरा वर्कलोड किस दिन कम है, उस दिन इसको बुलाओ, या जिस दिन इसके जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सकता है उस दिन। कंसिडरेशन ऑफ डिफेंडेंट्स लोकेशन, भाई उसमें ये भी देखा जाएगा कि हमारा बंदा कितनी दूर रहता है, कहाँ रहता है, ये भी देखा जाएगा, कितनी दूर रहता है, क्या करता है। द कोर्ट मस्ट टेक इनटू अकाउंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, है ना। अब उसको बुलाया है इंदौर में, वो रहता है जबलपुर में या दिल्ली में, बहुत दूर रहता है, तो ये वाली बात भी कंसिडरेशन में ली जाएगी डेट फिक्स करने के लिए। द कोर्ट मस्ट टेक इनटू द अकाउंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द डिफेंडेंट्स रेसिडेंस एंड द कोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो कोर्ट ये वाली चीजें याद रखेगा कि हरदा में यदि केस लगाया है, मान लो कि हरदा में नीरज तो क्या है, दिल्ली में रहता है, क्यों, पर उसकी फैमिली जो है वो हरदा में रहती है। इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं अपन, हरदा में रहती है उसकी फैमिली, तो इसको दिल्ली से हरदा आने में टाइम लगेगा रेंट वाले केस में, क्योंकि वो तो नहीं रहता बट उसकी फैमिली रहती है। पर इन्होंने तो, अनुज ने तो केस लगा दिया, तो अब इसको आने में टाइम लगेगा बंदे को, तो उसको टाइम दिया। दैट्स इट। ये चीजें ध्यान में रखेगी। टाइम फॉर सर्विस ऑफ द कोर्ट मस्ट अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। सिंपल बात है, उसको डिफेंडेंट को ये चीज एडवांस में पता चल जाना चाहिए कि मुझे फलानी डेट को नीरज को पहुंचना है। सो दैट्स इट। और उसको वहां पर पहुंचने के लिए एडिक्वेट टाइम हो। मैंने यही चीज अभी समझाई थी ऊपर, सफिशिएंट टाइम। टाइम इधर सर्विस ऑफ समन में अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि उसको एडवांस में समय पता चल जाना चाहिए। एडवांस में पता चल जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन पहले पता चल जाना चाहिए, पहली बात। फिर क्या मिलना चाहिए? और 2 दिन भी उसके लिए पहुंचने के लिए एडिक्वेट होना चाहिए, ये बात भी जरूरी है। मान लो ये लंदन में रहता है, तो भाई वो 2 दिन से लंदन में आ तो जाएगा, लंदन से तो वो मान लो कि 10 घंटे में इंडिया में आ जाएगा, है ना। फिर मान लो उसको कहीं इंटीरियर में जाना हो, तो लंदन से तो आ तो गया, पर उसको कहीं आपके हिमालय के किसी पहाड़ में कोई केस लगाया हो जहां पे पहुंचने में 1 दिन 2 दिन 2 दिन लगते हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो वो टाइम भी देखा जाएगा, है ना। तो पहाड़ों में भी तो केस होते हैं, जरूरी थोड़ी सीपीसी कोई मध्य प्रदेश की है, सीपीसी पूरे इंडिया की है। नागालैंड ले लो, मिजोरम ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, यहाँ पे आदमी को पहुंचने में 1-1 2-2 दिन लगते हैं अपने गाँव पहुंचने में। आप लोग कई आपके बिहार के दोस्त तो थे, वो खुद बोलते थे सर हमको 24 घंटे लगते हैं, सर हमको 15 घंटे लगते हैं। सो दैट्स इट। तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। सो दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। दो अपने और बचे हैं, वो भी बहुत इजी हैं। अब क्या बोल रहा है? ऑर्डर 5 रूल 2, समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब क्या बोल रहा है? समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। भाई सीधी सी बात है,
समन में क्या लिखा हुआ है कि आपके सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करें प्लीज। सीधी सी बात है। इंक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्डर इन समन, देख लेते हैं। द समन मस्ट explicitly direct defendant to produce document as per prescribed under 1A 8 which outlines the obligation to submit document relied upon the defense। देखो आप लोगों को मैं एक चीज याद दिलाता हूं, जब मैं जब पढ़ा रहा था रिटर्न स्टेटमेंट, उस समय हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक कहा था कि जिस समय उसको जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था उसको उस समय ही वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है तो फिर उसको बाद में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा करके हम लोगों ने ऑर्डर 8 में पढ़ा था। तो अभी ये वाली बात ये बोल रहा है कि जैसे ही नीरज को ये पता चल गया है डिफेंडेंट को कि मेरे अगेंस्ट में एक सूट लग गया है, मेरे पास समन आ चुका है, तो मैं अपने सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अभी इसको रिटर्न स्टेटमेंट में साथ में भेज दो। दैट्स इट। अब दूसरा नंबर, द डॉक्यूमेंट और देयर कॉपीज मस्ट बी इन द पोजीशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर उसको ये बताना था वो किसके पोजीशन में, इन द पोजीशन, और पावर ऑफ द डिफेंडेंट किसके पावर में है वो अभी ये भी बताना पड़ेगा। रिलाइड अपॉन द डिफेंडेंट इन देयर डिफेंस, ये बताना पड़ेगा कहां पे है जिसपे वो रिलाई कर रहा है। ये बस सिंपल इतना ही लिखा था, केस में इतना बताना है। 7 नंबर, 7 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा 7 हो गया, 8 शायद रह गया इसमें। तो आज के लिए मोर देन सफिशिएंट, अपन 8 कवर कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने पूरा पार्ट, जो फर्स्ट बेस पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर 8 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डर 5। कुछ रूल छोड़ दो, बाकी ऐसी कहानी की तरह आप लोग याद करोगे तो काफी कुछ चीजें याद हो जाएगी। देखो डिट्टो तो नहीं लिखना है, बट आपके पास 2 साल हैं, आपको हेडिंग्स याद हो जाना चाहिए। 2 साल है, आप लोगों को आपके सिनॉप्सिस क्लियर हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, ताकि जैसे ही आप मेंस एग्जामिनेशन में जाओ फटाफट लिख दो, है ना। सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब कल जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समवन, है ना, कि सर्विस ऑफ समवन किस पर किया जाता है, कहां पर किया जाता है। सो दैट्स इट, ठीक है। चलो, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, फिर अपन कल सेम टाइम सेम प्लेस पर मिलते हैं। ओके, चलो, बाकी और कोई बात है तो फिर ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। बस रिवाइज जरूर करें, जो पुराना हो चुका है उसको रिवाइज कर लें। अब मैं थोड़ा सा, अब आप लोगों से कंसिडरेशन ये नहीं लूंगा कि सर मैं यहाँ गया था वहां गया था, मैं किसी काम में बिजी था, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया। अब आप लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हो गया हूँ अभी, ठीक है। चलो, ओके बाय। अब आप लोग को टारगेट मिलते रहेंगे। ओके बाय।